आप हरिद्वार आइए, गंगा हो, परमार्थ हो, मुनि जी हों, तो फिर बाकी किसी बात का कोई अर्थ नहीं होता। होता है कि आप शांति से वहीं बैठे रहें 1-1.5 घंटे और उसके बाद वापस चले जाएं। लेकिन प्रयोजन यहाँ कुछ कहने का है, और वो भी मेरा जो विषय है वो कल्चरल इकोनॉमी पर है, जो कि महत्वपूर्ण है। और कुंभ की परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा रही है भविष्य की बात करना उस भविष्य की बात करना जो हमारे सामने खड़ा है। तो हम मुनि जी को प्रणाम करता हूँ, प्रोफेसर पासवान, कपिल भाई, नंदी जी, और मैं सौरभ को बधाई देता हूँ कि वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम चर्चाओं को भावनात्मक और आस्था के साथ निकालकर उन जगहों पर भी ले जा सकें जो व्यवहारिक स्तर पर भविष्य की दृष्टि से भारत की लेगेसी की दृष्टि से जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं कुछ बातें इस संदर्भ में मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा विषय जो मुझे दिया गया था वो ये था कि भारत की जो कल्चरल इकोनॉमी है, जिसे आज दुनिया कल्चरल इकोनॉमी से ज़्यादा क्रिएटिव इकोनॉमी कहती है, वो क्रिएटिव इकोनॉमी है जो नई शब्दावली है। हम उस पर थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करेंगे और कुछ सवाल, कुछ प्रश्न आपके विचार के लिए छोड़ के जाएंगे। अगर भारत को अपनी पूरी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के लिए अपने इतिहास के किन्हीं 2 अध्यायों को याद करना हो या ऋण चुकाना हो, तो उसे 2 चीज़ों को हमेशा याद करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि भारत का जो भव्य व्यापारिक अतीत था उसने भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को तैयार किया। मुनि जी, अगर हम भारत के इतिहास में से भारत के दान अभिलेख निकाल दें ना, तो हमारे पास इतिहास खत्म हो जाएगा। भारत के इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो उसके दान अभिलेख हैं, जो ये बताते थे कि भारतीय संस्कृति को, उसके प्रतीकों को, उसकी लेगेसी को तैयार करने में उस युग की व्यापारिक अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा स्थान था। और वो लेगेसी, चाहे आप उषावदात के सूक्त में देखें, चाहे आप मंदसौर के सूर्य मंदिर में देखें, या आप विभिन्न गुफाओं में देखें बांधवगढ़ की, वो सारे अभिलेख हमें बताते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है कि कैसे बगैर किसी सरकारी संरक्षण के, मैं सरकार कहूँगा तो सम्राट उस समय की बात आएगी, उससे अलग संस्कृति कैसे खड़ी हो सकती थी एक स्वतंत्र बाजार की मदद से जो लगातार इसे बनाता था, तैयार करता था। और इसलिए हमें भारत में 2 तरीके के भूगोल मिलते हैं, एक भारत का सांस्कृतिक भूगोल है और एक भारत का व्यापारिक भूगोल है। और आप गौर से देखें तो भारत का सांस्कृतिक भूगोल भारत के व्यापारिक भूगोल को क्रिस क्रॉस करता है। भारत के जितने प्राचीन व्यापार मार्ग हैं सारे तीर्थ उन्हीं के आसपास हैं, और वो ये पूरा नेटवर्क इस तरह से चलता था। और इसीलिए बाद में जब बौद्ध धर्म विकसित हुआ और उसके मठ विकसित हुए तो उसी के आसपास विकसित हुए। तो अगर आप भारत का एक पुराना मैप बनाएं और उसमें भारत में उत्तरापथ, दक्षिणापथ और उसकी जो बाकी आर्टरीज हैं उनको प्लांट करें, और उसके बाद भारत के तीर्थों का एक मैप बना दें, मुझे लगता है कि भारत में तीर्थों के 3 मैप बन सकते हैं। एक महाभारत में जो नारद जो तीर्थ की यात्रा बताते हैं उसका एक मैप बना लीजिए, उसके बाद एक मैप आप ह्वेनसांग का बना लीजिए, लेकिन वो सारे तीर्थ आपको भारत के मुख्य आर्थिक केंद्रों के आसपास मिलेंगे। ये बुनियादी चीज थी जो भारत के सांस्कृतिक भूगोल के साथ आती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि अगर भारत अपने पूरे सांस्कृतिक विस्तार के लिए किसी एक व्यक्ति को ढूंढना चाहे तो उससे दक्षिण के चोल साम्राज्य का ऋणी होना चाहिए। आज जो हम पूरे उत्तर भारत में जिस भक्ति आंदोलन का, जिन प्रतीकों का विस्तार देखते हैं, और हमारी पूरी सांस्कृतिक व्यवस्था जो पिछले 600-700 साल में विकसित हुई है, उससे संरक्षण देने का, उसकी लेगेसी तैयार की थी चोल साम्राज्य ने। आज जो हम पूरी कृष्ण भक्ति की परंपरा, पूरी राम भक्ति की परंपराएं, और ये भक्ति की पूरी परंपराएं जो भक्ति ऊपरी जी दावड़े लाए, रामानंद से लेकर वल्लभाचार्य तक की, ये पूरी जिस व्यवस्था के तहत बनी, 13वीं शताब्दी में आखिरी चोल साम्राज्य समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद उन्हीं के प्रतीक, वही मंदिर, वही ऋषि और वही लोग उत्तर भारत में उस भक्ति आंदोलन के जनक बने जिसे उस साम्राज्य ने स्थापित किया था। आपको लगभग ये आश्चर्य की बात लगेगी कि फ्लोरेंस में मेडिचीज 1743 में ख़त्म हो गए, आखिरी मेडिचीज 1743 में ख़त्म हुए, और जो भी मेडिचीज की विरासत थी वो फ्लोरेंस जैसे एक शहर में आकर केंद्रित हो गई। और आज भी फ्लोरेंस अपनी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अपने ऊपर डिपेंडेंट है। उसे अगर पूरा इटली की अर्थव्यवस्था भी बैठ जाए तो फिर फ्लोरेंस के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो चल सकता है। लेकिन भारत में लेगेसी को बनाकर एक शहर तक सीमित नहीं करना और उस लेगेसी को, उस परंपरा को पूरे देश में विस्तृत करना ये जो व्यवस्था थी, ये इसको समझना जरूरी है।
है। ये तो पुरानी बात हुई, इस पर हम विस्तार से कभी चर्चा कर सकते हैं कि ये परंपरा क्या थी, पर हम आज की बात पे आते हैं। एडिसन ये बात कहते थे, मैं चूंकि अर्थव्यवस्था की बात करूंगा तो थोड़ी से भावुक संदर्भों से थोड़ी सी अलग होगी। एडिसन एक बात कहते थे कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाना चाहता जो बिक नहीं सकती, मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करना चाहता जिसको लोग खरीदना नहीं चाहेंगे। आप सब लोग ब्रिटिश म्यूजियम गए होंगे, मैं भी अक्सर ब्रिटिश म्यूजियम जाता रहता हूँ। मैं वहाँ गया तो एक पुराने क्यूरेटर से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा कि ब्रिटिश म्यूजियम में इतना कुछ है कि अगर आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी म्यूजियम में समय बिताएं तब भी नहीं देख सकते, तो कितना इसके गोडाउंस में अंदर होगा। तो उन्होंने क्यूरेटर्स ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपनी संस्कृति को या इतिहास को लोगों को उस तरह दिखाएं जिससे कि उनका विस्मय, उनका कौतूहल, उनका आनंद, उनके दुख, उनके जीवन के सपने उससे कनेक्ट हो सके। और अगर हम वो नहीं कर पाते तो इसे अगर लोगों के स्वभाव से, उनकी खपत से, उनके रोज की खपत से नहीं जोड़ पाते तो ये इतनी बड़ी संस्कृति को बचाने में हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा कि हम स्कूल और सड़कें भी बना सकें। तो हमें इसे लोगों के स्वभाव से, आदत से, उनकी खपत से, उनके निवेश से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम इसे हमारे लिए चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? जिस कल्चरल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि, और बहुत पुरानी बात नहीं है 1985-90 के बीच के आसपास का जो समय था, 1990 के आसपास लंदन एक शहर के तौर पर मरने लगा था। बिजनेस एक्टिविटीज़ खत्म होने लगी थी, 70s में टेक्नोलॉजीज़ बदली और लंदन खड़ा नहीं हो पाया। 90-91 के आसपास लंदन की गवर्नमेंट ने उस समय की ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पहली क्रिएटिव इकोनॉमी पॉलिसी बनाई। क्रिएटिव इकोनॉमी की चर्चा उस 96-97 की लेबर सरकार के एक प्रस्ताव से शुरू होती है और उन्होंने ये तय किया कि लंदन को क्रिएटिव इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का हब बनाया जाएगा। इसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1990 से आज जब हम देखते हैं तो पूरे लंदन का चेहरा, आज दुनिया में लंदन अपने आप में क्रिएटिव इकोनॉमी की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। जितना पैसा लंदन को उसके फिनेंशियल बिजनेस से मिलता है उससे ज़्यादा पैसा लोग वहाँ जाकर चीज़ों को देखने पर खर्च करते हैं। और ये योजनाबद्ध ढंग से उस इंडस्ट्री को, जिसमें सारे कल्चरल हेरिटेज, चाहे वो बाहर से लाई गई कल्चरल हेरिटेज, जो बहुत सारी हेरिटेज लंदन में बाहर की है जो लूटी गई या जमा की गई, पर उसको तैयार करने का लगभग यही काम, बिल्कुल लगभग ऐसा ही काम 2005 में शंघाई में हुआ। 2005 तक शंघाई एक इंडस्ट्रियल टाउन था, एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल टाउन था। वहाँ की सिटी गवर्नमेंट ने 2005 में अपनी पॉलिसी में शामिल किया कि हमारी टॉप 5 इंडस्ट्री में क्रिएटिव इंडस्ट्री होगी और उन्होंने दुनिया भर की क्रिएटिव इंडस्ट्री को शंघाई में बुलाया और शंघाई को एक बेस बनाया। अब जो लोग चाइना पहले से जाते रहे या होंगे कुछ लोग, जो अगर आप 2005 में शंघाई गए हों और आप 2020 में शंघाई जाएं तो शंघाई अब केवल बिजनेस टाउन नहीं बचा है, शंघाई दुनिया के कल्चर का हब है। दुनिया की सारी बेटर कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ मौजूद है। और सबसे ताज़ा उदाहरण अपनी लेगेसी को, जिनके पास कोई लेगेसी नहीं है, जिनके पास कोई कल्चर नहीं है, उसे तैयार करने का सबसे ताज़ा उदाहरण कोरिया का है। 2013 में कोरिया की गवर्नमेंट ने सियोल के दक्षिण में एक सिटी है प्यांगो, वहाँ पहली क्रिएटिव इंडस्ट्री वैली बनाई जिसमें उन्होंने वहाँ की पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ा। और आप अगर चाहें तो जान सकते हैं कि कोरिया कितना कल्चरल इकोनॉमी में अपने लिए पावरफुल कैसे है। लंदन, शंघाई और कोरिया हमारे सामने ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी कोई संस्कृति नहीं, 4-4.5 हजार साल का कोई इतिहास नहीं है ना उनके। यूरोप तो, हम तो तब भारत में अर्थव्यवस्था के नियम तय करने लगे थे जब यूरोप ये तय ही नहीं कर पाया था कि संपत्ति किसकी होगी, चर्च की कि राजा की। हम तो 3री शताब्दी में यह तय कर चुके थे कि संपत्ति बांटी कैसे जाएगी, अच्छा कर्ज बुरा कर्ज क्या होता है। जब 1885 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया हुई और पहली बार लोगों को अपने धर्म चुनने का अधिकार मिला, नहीं तो उससे पहले तक तो जो राजा का धर्म था वो प्रजा का धर्म होता था। तो यूरोप ने तो बहुत आगे शुरू किया, हम तो उन सारे पैमानों को पहले स्थापित कर चुके थे। उन्होंने 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझी। पहले उन्होंने समझने की कोशिश की कि जो बदलती हुई पीढ़ी है वो संस्कृति से क्या लेना चाहती है और कैसे जुड़ना चाहती है। और दूसरी चीज़ यह कि वो जैसे जानना चाहती, क्या हम उसे वैसे बताना चाहते, क्या वो वैसे ही जानना चाहती है जैसे हम उसे बता रहे हैं, या उसे उस तरह से बताएंगे जैसे उन्हें जानने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ कुंभ जैसे आयोजनों में और आपस में चर्चा करके समझनी चाहिए कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी मूल चेतना है वो उसकी स्थानीयता है। ब्रूज एक ही होगा, बनारस एक ही होगा।
हरिद्वार एक ही होगा, तंजावुर एक ही होगा। आप दूसरा ब्रूज नहीं बना सकते, दूसरा बनारस नहीं बना सकते, दूसरा तंजावुर नहीं बना सकते आप। तो ये जो स्थानीयता है, जो लोकलाइजेशन है, ये लोकलाइजेशन ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है कल्चरल इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए। पर हमारी लोकल गवर्नमेंट्स के तो पूरे प्लान में कहीं नहीं होता कि हमारे यहाँ क्रिएटिव इंडस्ट्री होती क्या है। तो भारत एक कोरिया के पास एक प्योंग था, ब्रिटेन के पास एक लंदन है, थोड़ा बहुत लीड्स और मैनचेस्टर को डेवलप किया उन्होंने। भारत के पास कल्चरल सेंटर्स के तौर पर जो लोकल इकोनॉमी के कल्चरल सेंटर्स हैं, उन्हें डेवलप करने का जो ज़रूरत है, जहां आप लोगों को ला सकते हैं, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। मैं आंकड़े बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अभी कोविड के दौरान ही यूनेस्को ने अपनी पहली कल्चरल इकोनॉमी क्रिएटिव इंडस्ट्री मैपिंग रिपोर्ट दी, और उसके हिसाब से दुनिया की पूरी इंडस्ट्री 2250 अरब डॉलर की है, जो दुनिया में टेलीकॉम के रेवेन्यू से भी बड़ा है और भारत की जीडीपी से भी ज़्यादा है। यानी दुनिया में जितना लोग कल्चर को कंज्यूम करने पर, उसे खाने पर, उसका इस्तेमाल करने पर खर्च करते हैं, उतना तो इंडिया का टोटल जीडीपी नहीं है। ये इतना बड़ा, और भारत जैसा देश जिसके पास संस्कृति, इतिहास और रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर उन सवालों पर आते हैं, जो आयाम है जिसको समझने के लिए दुनिया की संस्कृति, तभी आप अपनी संस्कृति को तभी सजो सकते हैं जो संस्कृति के कर्मी हैं, जो संस्कृति पर ध्यान रखने वाले लोग हैं और इस तरह के आयोजन करने वाले लोग हैं, वो ये समझ सकें कि भविष्य किस तरह से हमारी तरफ देख रहा है। और फिर यहाँ मैं जिक्र करूँगा कि इतना सब होने के बाद हमारा एक संग्रहालय दुनिया की 100 बेस्ट संग्रहालय की सूची में नहीं है। एक म्यूजियम भारत के पास नहीं है जिसे आप दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में शामिल कर लें। एक सिंगल म्यूजियम, एक मुसोलियम नहीं है हमारे पास। हम जो भी दिखाना चाहते हैं, जो भी अपनी तरफ से संस्कृति में दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें मिस कर रहे हैं। हमारे पास शानदार 3D तकनीक से भारत के मंदिरों को दिखाने वाली एक वेबसाइट नहीं है। आप पूरा इंटरनेट सर्च कर जाइए, आपको कोई एक जगह सारे मंदिरों को 3D टेक्नोलॉजी से दिखाने वाला, भारत के पुराने, और उनको एक्सप्लेन करने वाला, इंटरेक्टिवली एक्सप्लेन करने वाला एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे पास एक कोश नहीं है। मैं अपनी जो पुस्तक लिख रहा था, लक्ष्मी नामा मुनि जी, 2 साल पहले जो ब्लूमसबरी लंदन से छपी, जो भारत में अर्थव्यवस्था और धर्म के रिश्तों को समझने की कोशिश करती है कि भारत में जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी और जो धर्म था वो कैसे मिला। आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे कोई एक सिंगल कोश नहीं मिला जहां भारत के सारे धर्मशास्त्र अनुवाद सहित मिल जाएं। एक पुस्तक, हमारे पास एक प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कि आप जाकर ये जान सकें कि आप इस सिंगल प्रोजेक्ट पर भारत के सारे शास्त्रों के वास्तविक उपलब्ध संस्करण पढ़ सकेंगे। उन्हें बहुभाषा में अनुवाद करना और भारतीय भाषाओं में बदलना और विदेशी भाषाओं में अनुवाद करना, वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है। सोर्स ही नहीं है हमारे पास। जो पाठ भेद हैं, उन पाठ भेदों की भी अगर आप बहुत खोजें, बहुत कोशिश करें, तो आपको एक पुस्तक मिल जाएगी। कभी मुझे पूरा 6 महीने लग गया पूरे देश भर के लाइब्रेरी से और पब्लिशर से पता चलाने में कि सब मार्कंडेय पुराण की वास्तविक प्रति किसके पास है, भारद्वाज धर्म संहिता की या नारद सूत्र की वास्तविक कृति किसके पास, उन पर टिप्पणियां और उनका अनुवाद और उन्हें समझना तो एक अलग चीज़ है। ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि ये सवाल यहाँ चर्चा में ज़रूर आना चाहिए। बहुत सारे लोग सत्ता तंत्र को प्रभावित करने वाले, सत्ता तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो पत्रकार हैं, दूसरी तरफ खड़े होकर आपको ये चीज़ें बता सकते हैं। आना चाहिए कि हम अभी भारत में थोड़ी आर्थिक साक्षरता में कच्चे हैं। हम ये नहीं पूछते कि हमारा टैक्स का इस्तेमाल सरकारें कैसे करती हैं, उसके बदले हमको क्या मिलता है, हमारी बचतें सरकार कैसे लेती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू हुई 2007 के बाद, जहाँ मैं अपनी बात छोड़ूंगा। 2007 के बाद एक नई बहस शुरू हुई, और ये बहस शुरू हुई ओलंपिक जैसे आयोजनों के संदर्भ में। और उनसे यहाँ इसलिए लाना चाहता हूँ कि कुंभ जैसे बड़े आयोजन होते हैं। दुनिया में के देशों ने पूछना शुरू किया कि साहब आप जो ओलंपिक का आयोजन करते हैं तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसकी लेगेसी क्या है। बीजिंग का स्टेडियम चूहे दौड़ रहे हैं, रियो का पार्क पिछले साल गिरने के कारण बंद कर दिया गया, मॉन्ट्रियल के ओलंपिक स्टेडियम खत्म कर दिए गए। ये कहा गया कि साहब जिस समय तक ओलंपिक चल रहा था 1 महीने, तब तक तो पर्यटकों की संख्या चरम पर थी, पर अगले साल वो आधे से कम रह गए। ये सब पूछा जाता है अब नए तौर तरीकों में कि जब आप बड़े आयोजन करते हैं तो जो निवेश कर रहे होते हैं, जो कल्चरल इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसकी लेगेसी क्या होती है, उसके बाद क्या लोग उससे उनके पास जुड़ने के लिए होता है। मैं आपको यहाँ कहूँगा, अपना अनुभव बताऊँगा। प्रयागराज का कुंभ भव्य आयोजन था,
साल भर बाद मैंने जब ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं मिला। एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं वेबसाइट पर गया और मुझे 4 पेज उत्तर प्रदेश सरकार के कुंभ के बारे में मिले। कुंभ के आयोजन की लेगेसी क्या है? अगर मैं कुंभ नहीं जा पाऊं और 1 साल बाद में जानने की कोशिश करूं कि क्या भारत में नागा सन्यासियों के इतिहास पर कोई 3D एनिमेशन या कोई 3D म्यूजियम हमारे पास है, क्या कुंभ संग्रहालय के नाम से, क्या कुंभ की पुस्तकों के नाम से या वहां आने वाले संतों के संकलन का कोई सिस्टम है हमारे पास जिसे हम एक्सेस कर सकें? यह सवाल इसलिए जरूरी है और इसलिए दुनिया में ओलंपिक्स को लेकर यह प्रश्न उठ रहा है कि साहब जब आप खर्च करते हैं तब तो बहुत सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई लेगेसी नहीं होती। अब आप इलाहाबाद जाएं तो कुंभ बहुत इलाहाबाद वहीं पीछे छूट गया, प्रयागराज कुंभ आगे निकल गया, कल हरिद्वार भी ना पीछे छूट जाए। जब तक हम इन बड़े आयोजनों के साथ इनकी चिरंतन लेगेसी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम उस कल्चरल इकोनॉमी को विकसित नहीं कर सकते जहां हम लोगों को लाना चाहते हैं। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि इनसे हमको राजस्व मिलना चाहिए, हमारी अगली पीढ़ी को संस्कृति से के संदर्भ समझने के लिए आधार मिलना चाहिए, तो हमारी ये आवश्यकता है कि हमें इन आयोजनों के साथ कुछ स्थायी लेगेसी प्रोजेक्ट कंसीव जरूर करने चाहिए। क्या हम एक बड़ा चिरंतन गंगा संग्रहालय बना सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जिसमें कि मैं कहीं भी बैठा हूं दुनिया में, मैं एक वर्चुअल रियलिटी का ग्लासेस लगाऊं और मैं गंगा की यात्रा को एक्सपीरियंस कर सकूं? मैं नहीं आ सकता हूं ऑस्ट्रेलिया से लौटकर, लेकिन मैं उसको एक्सपीरियंस कर सकूं क्या? अगर इतने भव्य आयोजन, एक बड़ी लाइब्रेरी, कुछ बड़े संग्रहालय, कुछ बड़ी चीजें हमें छोड़कर नहीं जाते तो फिर इन आयोजनों के साथ हम उस कल्चरल इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते ये जिस कल्चरल इकोनॉमी पर को हमें चोल देकर गए थे। और उनके बनाए हुए लेगेसी प्रोजेक्ट्स आप देखिए कितने पुराने, 1500-2000 साल के वो लेगेसी प्रोजेक्ट हैं जो आज तक हमारे पास है। दक्षिण की मंदिर अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह मंदिरों पर केंद्रित हैं और वो लेगेसी प्रोजेक्ट आज तक चल रहे हैं, पर हम अपने इतने बड़े आयोजनों से कोई लेगेसी प्रोजेक्ट ला पाते हैं क्या? आप कहेंगे कि साहब जब कुंभ होता है तो सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, वो तो वैसे भी बनने चाहिए, उसको कुंभ के सर पे क्यों ठोकते हो आप? सड़क पुल बनाना तो वैसे ही जिम्मेदारी है सरकार की, उसके लिए तो आप टैक्स लेते हो, आप बनाओगे, उसको कुंभ के बहाने बनाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुंभ के बाद तो हमें यह दिखना चाहिए कि मैं जब भी किसी भी माध्यम से, वर्चुअल या फिजिकल माध्यम से प्रयागराज जाऊं तो मुझे कम से कम कुंभ हुआ था इसका एहसास तो हो। सड़कें पुल देखकर उसका एहसास नहीं होगा, उसके लिए कुछ दूसरी चीजें बनानी पड़ेंगी जिनसे होगा। मैं तो कहना चाहूंगा कहीं हम ऐसी व्यवस्था में तो नहीं बदल रहे जो आयोजन बहुत बड़े बड़े कर लेती है पर स्थायी रूप से कुछ नहीं कर पाती। हम ऐसी व्यवस्था में तो नहीं बदल रहे जहां बड़े आयोजन करने में तो हमारी सिद्धता है, पर जब हमें कोई मजबूत लेगेसी के प्रोजेक्ट बनाने होते हैं तब हम पीछे रह जाते हैं। और अगर ऐसी बात है तो हमें वापस सोचना चाहिए, क्योंकि हमें मेलों का देश नहीं बनना है, हमें कल्चरल पावर हाउस बनना है दुनिया का। और उस कल्चरल पावर हाउस बनाने के लिए हमें नए सिरे से इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। बस ये सवाल और बिंदु मैं आप सबके बीच छोड़कर जा रहा हूँ। दरअसल मुझे एक बैठक भी है, उसके लिए हरिद्वार जाना था, लेकिन सौरभ का निर्देश था और मुनि जी को प्रणाम करने का अवसर था तो मैं आपके बीच आया। आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत आभार।